हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखो, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके एप्लीकेशंस। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, फिर उसी से कनेक्ट करके आज का लेक्चर भी आपको करवाता हूं। ठीक है, तो एक बार कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। मुझे उम्मीद है आपने कल का लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करा देता हूं। ठीक, तो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। आपको मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, कोई बोल दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, मैं ही बोल देता हूं, कोई और तो यहाँ है नहीं, एक कैमरा ही है मेरे पास। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है किसी इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, किसी इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है। ठीक, पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको बताया, समझ लो कि टेंडेंसी, एक किस्म की टेंडेंसी। ठीक, किसी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है। ठीक, अगर आप इस कंसेप्ट को फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप किसी और तरीके से पढ़ोगे, वो कोई और तरीका होगा, लेकिन समझने के लिए आप यहां ऐसे समझ सकते हो कि पोटेंशियल का मतलब मान लो टेंडेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी? ठीक, क्या पावर? तो ये पावर होती है इलेक्ट्रोड की कि या तो इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो सकती है। तो इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कुछ नहीं होता, बस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से ही निकलता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और वो जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है वो या तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है या रिडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट्स में। इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था अगर ई नॉट लिखें तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और फाइनली मैंने आपको यह भी बताया था कि IUPAC ने लास्ट में ये बोला है कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, अगर किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, उसको भी आप रिडक्शन की टर्म्स में ही लिखोगे। तो फाइनली ये होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो चीज़ है वो कुछ नहीं होता बल्कि किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसी के बराबर होता है। ठीक, हम फाइनली ये बोल देते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की कितनी पावर है, उसी को ही हम उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अगर रिडक्शन होने की पावर ज़्यादा है तो बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर रिडक्शन होने की पावर कम में तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम में। ठीक, ये फाइनली कंसेप्ट हमने सीखा था और मैंने आपको बताया था हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही निकालते हैं। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट उसके साथ माइनस लगा के। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी और मैंने आपको बताया था कि ई सेल की वैल्यू क्या होती है। ई सेल मतलब सेल वोल्टेज किसके बराबर होता है? ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड, ये होता है। अब ये ई क्या चीज है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे होता है। ठीक है, ये कल हमने सीखा था। अब देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है हमारा ये नहीं, ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करें? तो देखो, आपको मैं एक चीज समझाता हूं यहां पहले आउटलाइन में। तो आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्ट्स में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो, जब हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, जब हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक, तो यहां से एक तार हम लेते हैं, यहां से एक तार हम लेते हैं। अगर इन दोनों तारों का डिफरेंस हम देखें यहां तो उसी को ही हम बोलते हैं
उसी को ही हम बोलते हैं कि सेल की वोल्टेज क्या है। ठीक, और ये जो सेल की वोल्टेज है ये किस वजह से आती है, ये इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल्स की वजह से आती है। ठीक है, तो ऐसे हम यहां से सेल वोल्टेज अगर निकालें तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो यहाँ उसका डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है, सेल वोल्टेज। ठीक, अब हमारे पास चीज ये है कि हमने देखना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट हम देखते हैं हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए। सपोज अगर मेरे पास ये हाफ सेल बना हुआ है, ये सिर्फ हाफ सेल बना हुआ है, ये आधा सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, हाफ सेल है, क्या मैं इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकता हूं? मतलब ये जो इसमें इलेक्ट्रोड लगा है इसकी जो पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या मैं इसकी निकाल सकता हूं? उसी को जब हम निकालेंगे एक सिंगल सेल की क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल सेल में चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल होगी, कुछ ना कुछ टेंडेंसी होगी या ऑक्सीडेशन होने की या रिडक्शन होने की। तो सिंगल इलेक्ट्रोड जो है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू को निकालने का जो कंसेप्ट है उसी को ही हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ठीक है, यहां एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम सीखते हैं। ठीक, आपको मैं एक बात और बता दूं यहां कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप यहां देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए हमें लेना पड़ता है दो चीजों का डिफरेंस। तो आप ऐसा समझो यहां सिर्फ एक ही तार है, तो क्या एक ही तार से हम करंट को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो तार हमने यहां इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाई है ये एक ही है, तो इसका मतलब हम सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं, एक यहां है एक यहां है, तो फिर हम एक तार यहां से आएगी एक यहां से आएगी, उन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे नहीं अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड का डिफरेंस नहीं देख सकते तो फिर सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम एक अपनी तरफ से सेल बनाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड तो वो यूज होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक इलेक्ट्रोड और हम यूज करते हैं, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, उसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, तो उस तरीके से करके कुछ ऐसा कंसेप्ट लगा के हम इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, वो कैसे निकालते हैं अभी आपको आस्ता आस्ता करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा गोल है आज का लेक्चर देखने के बाद आप ये सीख जाओगे कि एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो जब हम इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल लेंगे ना, जब हम इलेक्ट्रोड की, सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, सपोज आई 1.1 वोल्ट। ठीक, इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी की 2.2 वोल्ट, किसी की 3.3 वोल्ट, किसी की कुछ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की निकाली हैं। यही जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यही कंसेप्ट लगा के बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल के रखी हुई है एक टेबल के अंदर। ठीक, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, हमें अगर सेल कंस्ट्रक्ट करना हो हम आराम से सेल कंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक, तो ये वैल्यूज बहुत सारे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकाल के साइंटिस्ट ने एक टेबल के अंदर रखी है, उस टेबल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के बाद, वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो कनेक्टेड है इससे। ठीक, कल हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आज हम उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मेजर करने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल के जिस टेबल में रखी गई है उसके टेबल को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो टेबल है इसको यूज करके क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या क्या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन है, वो भी हम आज के ही इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी आज ही हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये बस एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो करते हैं इसको साफ, फिर चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको एक बात मैं बोल दूं कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मूवी की तरह एक लेक्चर होता है। ठीक है, कोई भी लेक्चर इज जस्ट लाइक अ मूवी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आगे चलती जाती है बीच में लिखा आता है इंटरमिशन। ठीक है, जैसे ही इंटरमिशन आएगा आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो हटा दें इसको, फिर चलते हैं आगे। अभी आपने एक एक पॉइंट लिखना है। ठीक, आपको मैं बता दूं, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ ही नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो, आप चुप करके लिखते जाओ।
आस्ता आस्ता करके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने पेशेंस जरूर रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि बस आप लिखवा रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं वो नहीं। मैं जैसे जैसे लिखाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा खुद ही, तो आपने साथ साथ लिखना है। अगर आपने ये एम बनाया हुआ है कि आपने यहाँ से पढ़ना है MI केमिस्ट्री क्लासेस से, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्लियर होगा और मैं बहुत मेहनत से आपको कराऊंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आपको फिर लेक्चर बोरिंग लगेगा। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है, साथ साथ इंसान कोई भी होता है जो स्टूडेंट लिखता भी रहता है, वैसे ही करने की मैं कोशिश यहाँ कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, इसीलिए लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो मेरा तरीका ही यही है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप लिखो सारे नोट्स आपके क्लियर हो जाएं, सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, तो चलो आप एक पॉइंट लिखो पहले। आपको ये तो पता है ना मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है कि कैसे मेजर करें, कैसे वैल्यू निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, जैसे लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को हम स्केल रख के लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वैसे मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए आप यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखो पहले। तो देखो, कुछ थ्योरी तो लिखानी बनती ही है, उसके बगैर एक स्टूडेंट को समझ में आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक, यही चीज आपको मैंने पहले समझाई कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आगे बिकॉज भी लिख लो, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन cannot take place alone, ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम सेल बनाते हैं ना, हम दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। जब हम एक सेल को बनाते हैं, सपोज एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तभी एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो पाती है, तभी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो पाती है, यहां से यहां मान लो या यहां से यहां मान लो, तभी ही करंट फ्लो हो पाता है। ठीक है, अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन या फिर सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकती। अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो कंप्लीट होगी, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा उसमें, रिडक्शन भी होगा। तो अब आप देखो, अगर मैं ऐसा करवाऊं, यहां से ऐसा करवाऊं, तो ये एक इधर सपोज रिडक्शन होनी है, इधर सपोज ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। अब हमारे पास, आप ऐसा मान लो कि यहां हमारे पास एक ही तार है। ठीक है, तो यहां से हम कैसे इसका डिफरेंस देखेंगे, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां मैंने लिख दिया है कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक परफेक्ट वैल्यू बोल दो, या फिर एक कंप्लीट वैल्यू, अच्छी वैल्यू बोल दो। वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब एक परफेक्ट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तारें होनी चाहिए ना, तभी हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सिंगल इलेक्ट्रोड की एक ही तार होगी। तो ऐसा आगे लिखा जाता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती। देखो ना, अकेली कैसे नहीं हो सकती,
देखो, अगर सपोज हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां रिडक्शन हो रही है, ये रिएक्शंस अकेली नहीं हो सकती, अकेले अकेले नहीं हो सकती। आपको पता है रिडक्शन तब ही होगी अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आएगा, तब ही यहां रिडक्शन होगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन तब ही होती रहेगी अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां उस तरफ जाएगा, तब ऑक्सीडेशन होती रहेगी, ठीक है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं, तो वो यहां ही रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा। तो रिडक्शन तब ही होगी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके अंदर आएगा। तो आप यहां से खुद सोचो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों रिएक्शंस होंगी तो हमें यहां वोल्टेज मिलेगी, यहां पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक टाइम में नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, करंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती, ठीक। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तब ही होगी अगर साथ में कोई रिडक्शन वाला भी हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो रिडक्शन तक जाएगा, तो यहां से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक। तो आप बस ज्यादा कुछ मत याद रखो इस टॉपिक में, आप इतना याद रखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ठीक, वो अकेले इलेक्ट्रोड के लिए नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं? दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, इट कैन ओनली बी मेजर्ड, it can only be measured, ठीक है, it can only be measured using some electrode, using some electrode as reference electrode, as reference electrode। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना, आप ऐसे समझो कि अगर हम क्या करें, अगर हम ये जो हमारा सेल है इसमें हाफ सेल को अगर हम कनेक्ट ना करें, ठीक है, कनेक्ट ना करें, तो बोलें कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो हम नहीं निकाल सकते अकेले की। क्यों नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे अगर वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है अगर ये तार भी हो हमारे पास, ये भी हो, तो दोनों वायर से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। दोनों वायर को सपोज हम किसी मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों तारों की वजह से मिलेगी। एक तार की वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअल में, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर हमारे पास यहां से भी तार आ रही है, यहां से भी आ रही है, तो इसका मतलब ये सेल और ये सेल आपस में कनेक्टेड है। तो यहां से हम अगर मल्टीमीटर के साथ लगाएंगे इसको, तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो वो वैल्यू कब आएगी? जब दोनों कनेक्टेड होंगे, ठीक, दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होंगे तब वैल्यू आएगी। अगर हम बोलें कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें बता दो, वो बताना मुश्किल है, ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहां, तो वो सपोज अगर हम ये इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड दोनों लेके हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहां, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड की वजह से होगी, एक की वजह से नहीं होगी। हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रोड की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इसलिए हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि यहां जो सेल बनाते हैं ना, सेल, वो हम उसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड वो वाला निकालते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोड वो वाला लगाते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, जिसकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और एक वो वाला इलेक्ट्रोड सेट करते हैं साथ में जिसकी हमें ऑलरेडी वैल्यू पता होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वही यहां से डिफरेंस निकालते हैं। जब तो डिफरेंस निकालने से जब हमारे पास वैल्यू आती है, फिर हमें यहां से ये पता चलता है कि वो जो वैल्यू आई वो एक्चुअल में उस इलेक्ट्रोड की है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो यहां मैंने लिखा है इट कैन ओनली बी मेजर्ड यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है सिर्फ मेजर की जा सकती है तब अगर हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को साथ में यूज करें, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब यही हो गया, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, यही मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नहीं तो बस इतना ही रट लो, इतना रट लो। बहुत आगे जाके आप देखो, आगे हायर क्लासेस में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से पढ़ोगे बहुत डिटेल में, वहां आपको समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप बस इतना याद रखो कि अगर हमें मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक स्टडी करना है तो आप बोलोगे एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकेले अकेले नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होती हैं, ठीक,
और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकेले नहीं हो सकती तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अकेले इलेक्ट्रोड की। तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यू, यहां लिखा है इट कैन ओनली बी मेजर्ड यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब देखो यहां रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या यूज होता है, कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो आप लिखोगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड, लिख सकते हो द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इज SHE, इसको शी भी बोलते हैं, SHE, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो इतना समझ में आ गया आपको कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, हमें हमेशा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। और यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां मैंने लिखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है, SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड होता है, इसको रेफरेंस मान के हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सब बताऊंगा, आप टेंशन न लो। अब पहले ये देख लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। हमने ये देखा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता कैसे है, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, किस किस चीज का ये बना होता है, इसमें कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं, ये देखना पड़ेगा। तो वही मैं आपको अब दिखा रहा हूं। तो आप एक पॉइंट में यहां ऐड कर लो कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है। आप लिख सकते हो कि ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, जो ये एक गैस इलेक्ट्रोड होता है। मैंने आपको पहले भी गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया है ना, जहां गैस इस्तेमाल होती है, तो ये एक गैस इलेक्ट्रोड होता है, ये भी आप लिख लो साथ में, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। यहां जो गैस यूज होती है ना, वो आपको पता है हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक, या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। आपको पहले से ही पता है हाइड्रोजन जो है वो गैस, एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये गैस इलेक्ट्रोड होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, in the standard hydrogen gas electrode, H2 gas at 1 bar pressure, H2 gas at 1 bar pressure, 1 bar pressure, H2 gas at 1 bar pressure is passed into 1 mHCl solution, ठीक है, passed into 1 mHCl solution, ठीक है, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, ठीक है। ये अब लिखो आगे in which a foil of platinum, in which a foil of platinum, ठीक है, foil of platinum को PT लिख देता हूं मैं, सिंबल यूज कर रहा हूं, ठीक है, foil of platinum coated with platinum black, coated with platinum black, और platinum black क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, लिख लो साथ में डिवाइडेड प्लेटिनम, ठीक है। वेट नहीं करना कि हम बाद में लिखेंगे या ये करेंगे, ठीक है, वैसा नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज, लेकिन बेटर यही है कि आप लेक्चर देखो साथ साथ लिख लो, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम रिमेन्स इमर्स्ड, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक, मैंने आपको बताया था कि अगर सोल्यूशन 1 m हो और
और क्या हो, सोल्यूशन जो है वो 1 m हो, मतलब 1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो, और 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। और प्रेशर अगर कहीं यूज हो रहा है, मतलब गैस अगर कहीं यूज हो रही है, कहीं गैस इलेक्ट्रोड है, तो वहां जो है वहां प्रेशर जो होता है वो 1 atm होना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 atm इज नियरली इक्वल टू 1 बार होता है। आप 1 atm लिखो चाहे 1 बार लिखो, एक ही चीज है, ठीक। तो यहां देखो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपको भी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी अभी, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, आपको पहली चीज ये पता चल गई कि ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज करने वाले हैं, ये गैस इलेक्ट्रोड है। तो तभी मैंने लिखा है इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। इसमें होता क्या है, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास्ड इनटू 1 mHCl सोल्यूशन। इसमें H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 mHCl सोल्यूशन में, और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां H2 गैस को 1 बार प्रेशर पे पास किया जाता है 1 mHCl सोल्यूशन में 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपको कंडीशंस दिख रही हैं, 1 बार प्रेशर, 1 m सोल्यूशन और 298 केल्विन टेम्परेचर। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, ये सारी की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्ड, इसको तभी बोला है क्योंकि इसमें सारा कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें H2S नहीं, H2 हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 बार प्रेशर पे 1 mHCl सोल्यूशन के अंदर, और 298 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है, और इसमें एक प्लेटिनम फाइल को डाला जाता है। एक प्लेटिनम की छोटी सी पत्ती ऐसे होता है ना, फाइल का मतलब होता है छोटी सी पत्ती, जैसे एल्यूमिनियम फाइल होता है, आपने देखा होगा जिसमें खाना वगैरह पैक करके हम ले जाते हैं, एल्यूमिनियम फाइल कितनी पतली होती है, वैसे प्लेटिनम की एक फाइल को इसमें डाला जाता है, और उसको कोट किया जाता है प्लेटिनम ब्लैक से। मतलब उसको प्लेटिनम ब्लैक का मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम एक मेटल है, डी ब्लॉक होता है, आपको आगे समझ में आएगा डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, ठीक। तो प्लेटिनम एक मेटल होता है। इसमें इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, अभी डायग्राम से भी समझाऊंगा। ऐसे समझो कि हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 mHCl सोल्यूशन में, और 298 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है, बीच में प्लेटिनम की एक फाइल डाली जाती है, और प्लेटिनम जो है उसको कवर किया होता है किससे, प्लेटिनम ब्लैक से। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम का मतलब होता है प्लेटिनम का पाउडर, छोटे छोटे प्लेटिनम के पार्ट से, और वो इसमें डाला होता है, ठीक। अब हम देखते हैं डायग्राम कि ये इलेक्ट्रोड दिखता कैसा है, ठीक। अब आपको मैं ये बता देता हूं पहले, ये दिखता है एक्चुअल में ऐसा है, ये दिख रही है आपको डायग्राम, ऐसा दिखता है। लेकिन हम इसको यहां ड्रा करेंगे, उसके बाद ही आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि होता क्या है, ठीक है। पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ाया मैंने अभी, मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू को मेजर कैसे करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी होती है, किसी इलेक्ट्रोड की। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो होती क्या है, उसकी रिडक्शन होने की पावर। उसको मेजर कैसे करें, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए हम ये देखते हैं कि सिंगल की नहीं निकाल सकते, ठीक। हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड साथ में लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके बेस पे हम निकालते हैं, ठीक। और वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वो कैसा होता है अभी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां से ही डायग्राम देख के बना लेते हैं। 1 सेकेंड रुको, ये डायग्राम है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है, आप भी अपनी नोटबुक के ऊपर बनाओ इसको। यहां बनाते हैं, देखो कुछ भी नहीं होता, ये इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का पूरा एक हाफ सेल बनाया हुआ है यहां, देखो ये, ठीक। एक्चुअल में एक पूरा हाफ सेल बनाया हुआ है। देखो इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, यहां बना देता हूं इसको, डायग्राम बना लो आप भी ऐसे करके, ठीक है। और बीच में यहां आपको दिख रहा है कि क्या डाला हुआ है, पहली चीज तो आपको पता है यहां जो सोल्यूशन रखा हुआ है ना, ये हमारी एक बीकर है। यहां हम बनाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां आप एक काम करो, ऐसे करके एक ये डायग्राम बनाओ, ये दिख रहा है आपको,
यहां से कुछ ऐसे किया हुआ है, ठीक। ऊपर से ये ऐसे है, यहां से ऐसे है, से इधर एक ट्यूब लगी है, इधर से यहां से एक ऐसे करके है, ठीक है। ठीक, ऐसा, ठीक है। और इसके बीच में एक वायर है, यहां इसको बंद करते हैं। इसके बीच में एक ये वायर है, और यहां आगे इसके प्लेटिनम लगा हुआ है, प्लेटिनम का एक पार्ट लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और ये प्लेटिनम ब्लैक के साथ कोट है, बना सकते हो आप डायग्राम, ठीक है, साथ साथ बनाओ। प्लेटिनम ब्लैक के साथ से लगा हुआ है, ठीक। ये चीज है, यहां से एक वायर है, ठीक? ये वायर है। अब देखो, इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है, मैं यहां सोल्यूशन भर देता हूं इसके अंदर, यहां तक सोल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये सोल्यूशन भरा है, ठीक। और उसके बाद यहां से एक ट्यूब लगी हुई है, इधर से ऐसे करके एक ट्यूब लगी है, ठीक, ये वाली, ठीक है। यहां जो ट्यूब है वो नीचे गई है सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन के साथ जाके मिल रही ऐसी। यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से अंदर H2 गैस छोड़ी जाती है, H2 गैस कितने प्रेशर पे, एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पे H2 गैस छोड़ी जाती है, ठीक। ये होता है, ठीक। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, ये जो है, ये जो सोल्यूशन भरा है ये कौन सा है, ये 1mHCl सोल्यूशन है, ठीक है, ये 1mHCl सोल्यूशन है, ठीक। और ये जो ब्लैक कलर का यहां दिख रहा है आपको, ये क्या चीज है, ये प्लेटिनम ब्लैक है, मतलब ये एक प्लेटिनम का छोटी सी फाइल है जिसके ऊपर प्लेटिनम को पाउडर्ड फॉर्म में करके रखा हुआ है, ठीक। ये चीज है। और ये जो सेंटर में आपको दिख रही है ना ये चीज, ये जो इस ट्यूब के अंदर से ये जो ब्लैक वाली वायर आपको सेंटर में दिख रही है ना, इसको मैं ब्लू कर देता हूं, ये वाली, ये एक वायर है, ये वायर जाके प्लेटिनम प्लेटिनम की जो फाइल है उसके साथ अटैच्ड है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये सेंटर वाली चीज जो है वायर है, ये वायर है। आई समझ, इतना बना लिया आपने। ये है क्या चीज, ये एक्चुअल में ये पूरी पूरी चीज है क्या, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, ठीक। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। तो यहां से आपको ये याद रखना है, यहां से जो है गैस डाली जाती है अंदर, ठीक। यहां से हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे अंदर डाली जाती है, जो हाइड्रोजन गैस सोल्यूशन में जाती है, और सोल्यूशन किसका है नीचे, 1mHCl सोल्यूशन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सोल्यूशन है। देखो ये किस्म का इलेक्ट्रोड ही है ना, इलेक्ट्रोड में क्या होता है आपको बताया था, एक मेटल को उसी के सोल्यूशन में रखा जाता है, तो यहाँ एक गैस को उसी के सोल्यूशन में डाला है और कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन के ही सोल्यूशन में डाला है। देखो हाइड्रोजन गैस ऊपर है, नीचे HCl में हाइड्रोजन आइंस होंगे H प्लस और Cl माइनस आइंस, तो H2 गैस को H प्लस आइंस में ही रखा है, तो मतलब एक किस्म का इलेक्ट्रोड है, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो और इसके बारे में जानते हैं कि और क्या है, इसको हटाते हैं डायग्राम को। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ऐसा इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से, इसकी जो डायग्राम मैंने अभी बताई ना वो बना लेनी है आपको, ठीक। और इस बेस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो वो भी आपको करना है, ठीक। अब देखो क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड को जब हम लगाते हैं ना किसी सेल में, तो उसके ऊपर से एक तार निकल के आती है, तार, उस तार को हम कनेक्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में वो तार कौन सी है, वो तार यहाँ सेंटर से, ये जो ट्यूब लगी हुई है इसके सेंटर से वो तार आती है, ये वो तार है, ये तार है। और ये तार कौन सी जा रही है, ये वाली वो तार है
जो इलेक्ट्रोड से निकल रही है, इस तार से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बाहर, ठीक है, या फिर इस तार से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। आगे देखो ये जो पार्ट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये प्लेटिनम ब्लैक है, इसको मैं और ब्लैक कर देता हूँ, ये प्लेटिनम ब्लैक है। इस प्लेटिनम का यहाँ और कुछ फंक्शन नहीं होता है, बस यहाँ अंदर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, उसको प्लेटिनम लेके इस तार के जरिए बाहर भेज सकता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकता है, या फिर तार के जरिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको प्लेटिनम अंदर ले सकता है, ये काम होता है। ये याद रखना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को किया जाता है, नीचे 1MHCl सोल्यूशन है, ठीक है, और नीचे प्लेटिनम ब्लैक लगा है, ये होता है, ऐसा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो ये वाली जो पाइप इस तरफ मैंने रखी है ना, इसको काट दो, छोड़ो, इस पाइप को काट दो, तो बंद कर दो यहां से, ठीक? ऐसी डायग्राम होती है, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओगे ना, इस पाइप को काट सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगर इसको, इस पूरे को, ये एक किस्म का हाफ सेल बन गया है, पूरे का पूरा हाफ सेल बन गया है, तो इसको हम बोलेंगे, यहां इसकी तार जो है, इसको अगर हम कहीं कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे सेल के साथ, किसी दूसरे सेल के साथ, देखो ये एक हाफ सेल बन गया एक्चुअल में, इसकी यहां से जो तार निकल के आ रही है ना, ठीक है, इस तार को जब हम किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है, वोल्टेज आए वहां से, ठीक। अब देखो इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ये जैसे हमने सपोज ये हमने वही छोटा सा एक सेल बनाया है, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला है, इसी का सोल्यूशन यहां डालते हैं, तो अब देखो ये चीज और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही जैसी चीज है, ठीक, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। कैसे? देखो यहां भी इलेक्ट्रोड डाला है उसी के सोल्यूशन में, ठीक है, तो इधर भी वही काम किया है, इधर भी जैसे यहां सपोज अगर मैं इसको जिंक मान लेता हूं, तो जिंक को ZnSO4 में डालते हैं ना, यहाँ ZnSO4 में डालते हैं, तो यहां देखो वही चीज है, हाइड्रोजन को उसी के H+ आयंस में डाला है, जिंक को जिंक+ आयंस में, यहाँ हाइड्रोजन को H+ आयंस में, ठीक, वही चीज है। ये भी एक इलेक्ट्रोड है, यहां से जो वायर निकली है यहां से भी वैसे ही वायर निकलती है, ठीक है, तार आती है, आपको पता है सेल आपने बनाया था एक इलेक्ट्रोड से, तार से कनेक्ट किया था, वही तार जो है यहां से निकाली है, नीचे प्लेटिनम यूज किया है, ठीक, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एज रेफरेंस यूज किया जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो आपको समझ में आएगा, अब आप अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, देखो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में होता क्या है, H2 गैस को पास किया जाता है 1 बार प्रेशर पे, और किस में पास किया जाता है, HCl सोल्यूशन में, वही है H2 गैस जो है उसको पास कर रहे हैं 1 बार प्रेशर से, कहां पास कर रहे हैं, इस सोल्यूशन के अंदर, ये सोल्यूशन क्या है 1mHCl सोल्यूशन है, के अंदर पास कर रहे हैं। ओवरऑल टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड है, ठीक। तो यहाँ एक फाइल ऑफ प्लेटिनम जो है वो कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक यहाँ लगी रहती है, ठीक। ये देखो ये प्लेटिनम फाइल है, ये प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, ये इसके अंदर इमर्स्ड है, किसके अंदर इमर्स्ड है, इमर्स का मतलब है डूबी हुई, किसके अंदर डूबी हुई, सोल्यूशन के अंदर डूबी हुई है, और इस प्लेटिनम के साथ से एक तार निकल के आ रही है जो यहां से आगे जा रही है, ठीक है, क्योंकि देखो सोल्यूशन से जो इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलेंगे वो इस मेटल से पास हो सकते हैं ना, तभी प्लेटिनम को यहां यूज किया है, ठीक। अब हम आगे लिखते हैं इसके बारे में चीजें, ये ऐसी डायग्राम होती है इसकी, ठीक है। अब देखो अब यहां प्लेटिनम क्यों यूज किया गया है, ठीक है, प्लेटिनम कुछ नहीं है, प्लेटिनम कुछ नहीं करता है, सिर्फ यहां ये काम करता है कि अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको ट्रांसफर करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटिनम सिंपली एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहां जो प्लेटिनम यूज किया गया है सिंपली एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो दूसरे के साथ कोई रिएक्शन ना करे, मतलब जो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है ना, एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, उसके साथ कुछ नहीं कर रहा, प्लेटिनम अपना ही काम कर रहा है, बस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। मैंने यहाँ लिखा है प्लेटिनम सिंपली एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ सिर्फ प्लेटिनम जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, थ्रू विच इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहाँ लिख सकते हो थ्रू विच इनफ्लो और आउटफ्लो, through which inflow or outflow of electrons take place। इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन
अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं। इस वजह से प्लेटिनम ब्लैक यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, तो देखो ये पढ़ के आपको समझ में आता है। प्लेटिनम सिंपली एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम सिंपली एक यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें से इन फ्लो या फिर आउट फ्लो, इन फ्लो का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन अंदर ले आ सकते हैं सोल्यूशन में या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इनफ्लो और आउट फ्लो का ये मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन की इनफ्लो या आउट फ्लो यहाँ से होती है। अब देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, और तो एज इट इज अभी याद रख लो, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर इस हाफ सेल को उठा के, इस इलेक्ट्रोड को उठा के अगर हम किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो क्या सकता है कि अगर दूसरे इलेक्ट्रोड में, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड में अगर ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें रिडक्शन होगी। अगर उस इलेक्ट्रोड जो, देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को उठाऊं, देखो इसको कहीं और जाके जोड़ सकते हैं ना, कहीं और जाके जोड़ सकते हैं क्योंकि यहां से तार निकल रही है। इसको उठा के मैं अगर यहां रख दूं, दूसरे इलेक्ट्रोड की तार को इसके साथ जोड़ दूं, तो ये किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो देखो अगर दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है, अगर दूसरे इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रही है इसके रिस्पेक्ट में तो इसमें रिडक्शन होगी। अगर दूसरे इलेक्ट्रोड में इसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन हो रही है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी। क्या आपको पता है जब भी रिएक्शन होती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे होती है। अगर मैं इसको उठा के किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दूं तो उसमें अगर ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें रिडक्शन होगी, अगर उसमें रिडक्शन होगी तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड जो है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, इसका मतलब ये एनोड का काम भी कर सकता है, कैथोड का भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक, ये आपको पता है। तो अब आप यहां कुछ चीजें लिख लो। ठीक है, तो यहां कुछ चीजें, वो क्या चीजें हैं? व्हेन इन अ सेल, जब अगर हम कोई सेल बनाएंगे ये इलेक्ट्रोड यूज करके, अभी आपको पता चलेगा आगे, टेंशन नहीं लेनी। व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। अगर किसी सेल में ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करे तो क्या होगा? इस पे ऑक्सीडेशन होगी। देखो ना, अगर कोई इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो मैंने वही लिखा है कि अगर हम कोई सेल बनाएं और ये इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह काम करे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगी। और आपको पता है ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन होती है, तो अगर ऑक्सीडेशन होगी तो होगा क्या? H2 जो है वो क्या करेगा? H प्लस में 2H प्लस में ब्रेक होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। आपको पता है जब ऑक्सीडेशन होती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी किसी सेल के अंदर, अगर ये किसी सेल के अंदर एनोड का काम करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन होने पे ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इसकी जो हाइड्रोजन गैस ऊपर से पास कर रहे हैं वो ब्रेक होकर सोल्यूशन में आएगी, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में HCl है, और HCl कैसे ब्रेक होता है? H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब सोल्यूशन में H प्लस आयन से। ठीक, और आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन होती है, जैसे जिंक में जिंक ब्रेक होके Zn2 प्लस बना था, इसमें H2 ब्रेक होके H प्लस बनेगा, बस और कुछ नहीं। तो ये लिखा है व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। अगर किसी सेल में ये एनोड का काम करेगा तो मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होगी, इस पे। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी? H2 ब्रेक होके 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो अगर किसी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन की तरह ये एक्ट करेगा, मतलब कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो आप लिख सकते हो व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड, अब मैं आगे इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहां से लिख रहा हूं, व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो आपको पता है कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन होती है, रिडक्शन होगी। तो उस टाइम एज करके लिख लो, उस टाइम क्या रिएक्शन होगी? तो रिडक्शन में आपने पहले ही देखा है, रिडक्शन में क्या होता है? जो सोल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं वो उठ के ऊपर चले जाते हैं, मतलब वो रॉड के साथ जाके चिपकते हैं। तो सोल्यूशन में यहाँ क्या आयंस हैं? H प्लस आयंस हैं, तो H प्लस आयन उठ के हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, मतलब H प्लस से H2 बनेगा। ठीक, तो जब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया ये एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है।
अब डिपेंड करता है कि इसको हमने किस सेल के साथ जोड़ा है, मतलब किस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है। अगर दूसरा जो इलेक्ट्रोड जिसको हमने इसके साथ जोड़ा है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें रिडक्शन होगी, तो मतलब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। अगर उसमें रिडक्शन होगी तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करता है तो इसमें रिएक्शन होती है, ये H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड था ना जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, सपोज जिंक वाला था, तो जिंक से Zn2 प्लस बन रहा था, तो यहाँ ऊपर से H2 गैस आ रही है तो H2 से H प्लस बन रहा है। तो 2 H2 है, देखो ना H2 है तो 2 H है ना, तो 2 H से 2 H प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो दूसरा है, जब किसी सेल में ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा, तो कैथोड की तरह काम करेगा तो रिडक्शन होगी। ठीक, सिंपल है। तो रिडक्शन होगी तो आपको पता है रिडक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी उल्टी। तो 2H प्लस जो है वो सोल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। देखो सोल्यूशन में से 2H प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और यहां से बन जाएगा H2 गैस, यहां से H2 गैस बनेगा। वही काम है, सिंपल है कि अगर ऑक्सीडेशन होगी इसमें तो H2 जो हम ऊपर से डाल रहे हैं वो नीचे सोल्यूशन में चली जाएगी, आयंस में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ जो है इसमें रिडक्शन होगी तो अगर मतलब ये कैथोड की तरह काम करेगा, इसमें रिडक्शन होगी तो सोल्यूशन में जो H प्लस आयंस हैं, क्योंकि आपको बताया HCl का मतलब है H प्लस प्लस Cl माइनस, तो सोल्यूशन में जो H प्लस आयंस हैं वो उठ के गैस बन जाएंगे, वो उठ के गैस बन जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ से कॉपर 2 प्लस उठ के कॉपर बन रहा था, तो यहाँ से ये सोल्यूशन के H प्लस आयंस उठ के H2 गैस बन जाएंगे। ये चीजें होंगी जब ये कैथोड और एनोड का काम करेगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है। तो अब आप अगर चेक करो तो ये इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है, मतलब अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो हाइड्रोजन से H प्लस बन रहे हैं, अगर कैथोड का काम कर रहा है तो H प्लस से हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक, देखो ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये अगर एनोड का काम कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस से H प्लस आयंस बन रहे हैं, अगर कैथोड का काम कर रहा है तो H प्लस से हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रोड जो है रिवर्सिबल है। तो आप ये लिख सकते हो दिस इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होता है, दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H प्लस, मतलब H प्लस से ये रिवर्सिबल है, मतलब H प्लस के साथ H प्लस से H2 बन सकता है और H2 से H प्लस बन सकता है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयंस, आयंस लिख दो, H प्लस आयंस जो है ये इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखें। ठीक है, अगर इतना क्लियर हुआ एक लाइक तो फिर कर दो, और साथ साथ आपको लिखना ही है। ठीक, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो देखो एक एक चीज समझाऊं तो फिर लेंथी तो थोड़ा सा हो ही जाता है, तो वो तो हो ही गया है, अभी भी लेंथी हो गया। अब अगर मैं 1 आवर का लेक्चर बनाऊं तो 1 आवर में तो कुछ भी नहीं फिर समझ पाएंगे हम। ठीक, अगर हमें 10-12 लेक्चर्स के अंदर लेक्चर मतलब 10 या 12 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर कवर करना है तो फिर थोड़ा सा लेंथी होगा। आप 2 दिन लगा के देख सकते हो। ठीक है, 2-3 दिन लगा के देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा, हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करें। तो हमने देखा सिंगल इलेक्ट्रोड जो है उसकी पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। और यहाँ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H2 गैस को पास किया जाता है। मतलब ये कैसे बना होता है? H2S गैस को यहाँ पास किया होता है 1 MHCl सोल्यूशन में, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा होता है। ऊपर से यहाँ से एक वायर लगी होती है बीच में प्लेटिनम ब्लैक के साथ। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक जो होता है ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा यहाँ काम करता है, ये सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बस। ठीक, ये होता है हमारा। और आपको मैंने बताया कि जब इस इलेक्ट्रोड को उठा के किसी दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है दूसरा साथ में कौन सा लगा है। ठीक, तो अगर इसमें ऑक्सीडेशन होगी तो H से H2 गैस जो है, जो ऊपर से गैस यहाँ हम पास कर रहे हैं वो गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ठीक, तो आपको पता है फिर जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम ब्लैक से चढ़ के, वायर से चढ़ के दूसरे में चले जाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा। जब इसमें रिडक्शन होगी तो तब ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो यहाँ H प्लस जो है वो क्या करेंगे? इस वायर से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो H2 में कवर हो जाएंगे। तो ये 2 रिएक्शंस होंगी। तो आपको मैंने फाइनली बताया ये इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयंस। ये हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। आप अच्छे से लिख लो फिर चलते हैं आगे।
अब देखो इस इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं जो हमारे काम आएंगी आगे। ठीक है, देखो बहुत सारी एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन फ्री बैठे रहना है, सब समझ में आएगा। अब देखो हम एक पॉइंट और लिखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो दिस इलेक्ट्रोड इज यूजुअली रिप्रेजेंट एज, तो आप लिख सकते हो दिस इलेक्ट्रोड, ये किसकी बात हो रही है, इसी के नीचे लिखना है, जहां आपने लिखा ना उसके नीचे, दिस इलेक्ट्रोड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज, इस इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? ऐसे, प्लेटिनम यूज होता है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है इसमें, हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस से यहां H+ बनते हैं या फिर H+ से यहां हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक। और यहां आपको पता है जहां हम आयंस लिखते हैं ना, आयंस, तो आयंस के सामने उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। यहां हमने 1 MHCl लिया ना, तो मतलब यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m में, तो हम यहां लिख देते हैं कि H+ के साथ में यहां कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं, ठीक। ये होती है रिप्रेजेंटेशन इस इलेक्ट्रोड की। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो देखो प्लेटिनम यूज होता है, हाइड्रोजन गैस से H+ बनता है, H+ से हाइड्रोजन बनता है यहां, और हाइड्रोजन जो है, मतलब देखो ना, हाइड्रोजन गैस से H+ आयंस बनते हैं और H+ आयन से हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसा ही मैंने आपको अभी बताया, जब ऑक्सीडेशन, जब रिडक्शन होती है, एक बार हाइड्रोजन गैस से H+ बनता है, एक बार H+ से हाइड्रोजन गैस बनती है, यही होता है। तो साथ में H+ जहां लिखा है उसके सामने इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देते हैं। तो ये जो होती है रिप्रेजेंटेशन होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ये याद रखना है आपको, ठीक। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब देखो अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो हमें इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पहले से ही पता होनी चाहिए, तो वो तो हमें पहले से पता ही है। तो अब आप एक पॉइंट लिखोगे कि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मानी जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ SHE, शी, ये एक लड़की है, लड़की नहीं, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मानी जाती है वो होती है इज 0, इसकी 0.0 वोल्ट ये मानी जाती है, ठीक। ये इसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आएगा। इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 के रिस्पेक्ट में दूसरे की हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखो। आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन समझ में आई बताओ जल्दी। डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये करो, अच्छा सॉल्व ये कर सकते हो। देखो ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो एक तरफ ऊपर डायग्राम के ऊपर x लिखा हुआ है, ठीक, और नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे सोल्यूशन में y है और बाहर z लिखा हुआ है, ठीक। तो अब आप बताओ मुझे ये क्या है। देखो ऊपर जो x लिखा हुआ है वहां से क्या अंदर जाता है, ऊपर जो x लिखा हुआ है वहां से अंदर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर जाती है, ठीक। तो यहां क्या चीज, क्या आंसर होगा इसका। नीचे देखो, नीचे एक तो 1 MHCl सोल्यूशन पड़ा हुआ है, साथ में प्लेटिनम ब्लैक है, तो वो आंसर टिक कर लो, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन गैस 1 बार, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, बी ऑप्शन देखो। अच्छा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां 1 MH+ लिखा हुआ है ना, 1 MH+ का भी वही मतलब है 1 MHCl, क्योंकि आपको पता है अगर HCl है तो उसमें H+ भी 1 m ही होगा, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे 1 MH+ है और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को यूज करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए भी आप करो काम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इस इलेक्ट्रोड को उठा के दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम ओवरऑल करके वैल्यू निकालते हैं। देखो देखो क्या, अभी आप कुछ लिख लो, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल से।
तो आप यहां एक लाइन लिख लो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। अ सेल इज सेटअप, कामा डाल के लिखो, एक सेल बनाते हैं हम। अ सेल इज सेटअप, अ सेल इज सेटअप, हम एक सेल बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है, यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड as one of the electrodes, ठीक है, and second electrode is SHE, यहां मैं लिख देता हूं, and second electrode is SHE। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम एक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। जब हम एक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट किया था, वहां दो इलेक्ट्रोड लगे थे, ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तो आपको पता है एक तार यहां से आ रही है, एक तार यहां से आ रही है, तो यहां से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, यहां से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें अगर किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालनी है तो हम ऐसे ही एक सेल को सेटअप करते हैं, ठीक है। कैसे सेटअप करते हैं, एक बार मैं इसको साफ करके आपको बता देता हूं। जब हमें किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था ऐसे ही एक सेल को सेटअप किया जाता है, ठीक। और उसमें खास बात क्या होती है कि उसमें यह होता है कि एक तरफ हम वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। सपोज ये हमने दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड लगाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक तरफ वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू चाहिए। सपोज ये हमने इलेक्ट्रोड लगाया कोई, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोड एक तरफ लगा के दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के हम एक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे करके सेल बनाते हैं। तो वही यहां मैंने लिखा है, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए, अ सेल इज सेट अप यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, हम एक सेल सेटअप करते हैं जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड वो वाला लगाते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और यहां लिखा है सेकंड इलेक्ट्रोड इज SHE, दूसरा इलेक्ट्रोड हम यहां SHE लगाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब आगे देखो क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, ये करके हम क्या करते हैं, सेल का EMF मेजर करते हैं। द EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड, ठीक। ऐसा करके हम सेल का EMF मेजर करते हैं। कैसा करके, एक तरफ वो इलेक्ट्रोड लगाया जिसकी वैल्यू चाहिए, एक तरफ वो लगाया कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें पहले ही पता है, 0 वोल्ट मानते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ऐसा हमें एक सेल कंस्ट्रक्ट करके हम क्या करते हैं, उस सेल का यहां से EMF की वैल्यू निकालते हैं, EMF की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ठीक है। EMF या फिर सेल वोल्टेज या फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे एक सेल कंस्ट्रक्ट करके यहां से क्या करते हैं, EMF ऑफ सेल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जब हम EMF ऑफ सेल की वैल्यू निकालते हैं तो अब आप लिखोगे एज द EMF या फिर सेल वोल्टेज, ये हम निकालते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, देखो सेल वोल्टेज या EMF को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E सेल से, ठीक। एज EMF जो है ये बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसके बराबर होता है। ये हम जानते हैं, ठीक, हमें पता है। देखो हम करते क्या है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, हम एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगा के एक सेल को सेटअप करते हैं। सेल को सेटअप करने के बाद
हम क्या करते हैं, इसकी ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ मतलब इसकी वोल्टेज निकालते हैं। तो हमें पता है कि वोल्टेज किसके बराबर होती है, वोल्टेज यही होता है ना, ईएमएफ ई सेल ही होता है, वही जो मैंने आपको पहले सेल वोल्टेज का फार्मूला बताया था, ई सेल। तो हम क्या करते हैं, ई सेल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि ये करके, ये लगा के हम क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड, ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करते हैं। तो हमें पता है ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो किसके बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बोलो चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो एक ही चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड ये होता है, ये हमें पता है। अब देखो यहां हम ये लिख सकते हैं कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स हेयर इज SHE। जब हम ये EMF निकालते हैं उस टाइम हमें पता है कि ये जो सेल हमने बनाया है इसमें एक SHE इलेक्ट्रोड है जिसके लिए वैल्यू 0 होती है, जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक, हम यहां बोल रहे हैं एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड हेयर इज SHE। SHE है फॉर विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for which electrode potential is taken as zero। एक हमारे पास यहां ऐसा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इस सेल के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, एक मैं और पॉइंट लिखता हूं फिर समझाता हूं। अब आप लिखोगे कि एक की वैल्यू 0 है, अब लिखोगे EMF of the cell, EMF of the cell will directly give the value of electrode potential, of that electrode which is under investigation, ठीक, तो ये हमें फाइनली लिखना है। अब देखो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, एक बार फिर समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। देखो हम क्या करते हैं, हम जब देखो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लिया, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड बनाया होता है, आपको पता है। ठीक है, तो जब हमें किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू चाहिए, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है सिंगल करके उसको सिंगल ही रख के ना हम नहीं निकाल सकते। हम करते क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, जो हम यहाँ कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके और वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं साथ में जिसकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, उन दोनों को यूज करके हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सेल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सेल का EMF मेजर करते हैं। EMF तो हम मेजर कर सकते हैं जिसका फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो हम EMF या फिर जिसको सेल वोल्टेज बोलते हैं वो मेजर करते हैं, जिसका फार्मूला होता है E cell इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखो अब क्या होता है आगे, इतना आपको क्लियर हो गया। यहां मैंने यही लिखा था कि देखो ना, ये वही लिखा है कि हम एक ऐसा सेल सेटअप करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड वही होता है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, दूसरा वो होता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पॉइंट देखो, EMF को मेजर करते हैं। आपको पता है एज द EMF ऑफ सेल किसके बराबर होता है, E cell इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड होता है। मैं यहां लिख देता हूं, EMF किसके बराबर होता है, या फिर EMF को E cell भी बोलते हैं, ये बराबर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसके बराबर होता है, ये होता है। अब देखो, अब हम इस फार्मूला से इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है अगर हम EMF को निकालेंगे तो EMF होता है E कैथोड माइनस E एनोड, इसके बराबर होता है। तो हमारे पास देखो ये हमें ये पता है कि गैल्वेनिक सेल में इस तरफ हम हमेशा एनोड को लगाते हैं, इस तरफ हम हमेशा कैथोड को लगाते हैं, ये हमें पता है। ठीक, ये हमें पहले से ही बाई कन्वेंशन पता है। तो हमने एनोड को यहां लगाया है, SHE को एनोड पे रखा है, ठीक, और दूसरे को हमने कैथोड पे रखा है।
ठीक है। अब देखो ऐसा सेल बना के हम क्या करते हैं, सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं, सेल की पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को यहां से कैलकुलेट करते हैं जो दो तारों में से आएगी। ठीक, तो वो करने के बाद आपको पता है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड ये हमने पहले पढ़ा है। अब आपको पता है कि यहां से हमारे पास ई एनोड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि एनोड के ऊपर हमने रखा हुआ है SHE, और SHE की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। देखो ना, एनोड के ऊपर हमने रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक, अब देखो एनोड वाले की वैल्यू ही 0 है, तो एनोड वाले को हमने इसके साथ लगाया हुआ है, लेकिन एनोड वाले की वैल्यू 0 है। तो जब हम अब ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट किस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू, ये फाइनली आप ऐसा लिखोगे ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड। ठीक, तो जब हम SHE को साथ में लगा के एक सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे वहां से दोनों तारें यूज करके, दोनों वायर्स यूज करके। तो उस टाइम आपको पता है, हमें पता है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड कहां लगाया है, तो इसको हमने नोड पे लगाया है, तो हमें पहले से ही पता है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो हमें पता है ईएमएफ का फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, तो हमें यह भी पता है कि ई कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस ई एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमें पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं है, ये कैथोड है इसका हमें पता नहीं है, तो उसको हमने ई कैथोड ही रख लिया। एनोड का हमें पता है वो कितना है 0, इसको हमने 0 पुट कर लिया। तो 0 पुट करेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड आएगा। तो मतलब जो ईएमएफ यहां से आएगा, ठीक है, डायरेक्ट वो किसकी वैल्यू होगी, वो इस कैथोड वाले की वैल्यू होगी। देखो ना, ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड, मतलब जो ईएमएफ आया, कब आया, ईएमएफ क्या होता है, सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज। तो सेल वोल्टेज जो आई, कब आई, जब हमने SHE को लगा के एक सेल बनाया, उस टाइम जो सेल की वोल्टेज आई, वही एग्जैक्ट, वो जो वोल्टेज है वही वैल्यू है कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो हमें इस कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता थी, हमने SH को लगाया, SH को लगा के ये फार्मूला यूज किया, और यहाँ SH वाले इलेक्ट्रोड को 0 पुट किया और EMF निकाला, मतलब सेल वोल्टेज निकाली, तो वो किसके बराबर आई, ई कैथोड के बराबर, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो अब हमें यहां से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो हमें पहले नहीं पता था, इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो क्या वैल्यू होगी, वो वही वैल्यू होगी जो ईएमएफ की वैल्यू आई, मतलब जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आई, मतलब जो सेल वोल्टेज की वैल्यू आई जब हमने SHE को लगा के सेल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक, तो ऐसे हम जब ईएमएफ को निकालते हैं तो वो ईएमएफ की वैल्यू वही होती है जो इलेक्ट्रोड की हमें चाहिए, उसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो है वही होती है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अब आप ये देखो, ये देखो यहां हमने लिखा है कि ईएमएफ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हमें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड हियर इज SHE। देखो, अगर ईएमएफ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो इन दोनों में से एक कौन सा है, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वही यहां मैंने लिखा है वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स हियर इज SHE, मतलब कैथोड और एनोड दोनों में एक इलेक्ट्रोड यहां कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक, फॉर विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानी जाती है। तो हमने देखा एनोड पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है, इसकी SHE मतलब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो हमने बोल दिया इसको 0 माना जाता है। अब क्या होगा, जब एनोड वाले को 0 कर देंगे तो EMF इज इक्वल टू ई कैथोड आएगा, तो हमने लिखा EMF इज इक्वल टू ई कैथोड। तो मतलब जो हमारा EMF होगा, मतलब जो हमारी सेल पोटेंशियल होगी या फिर सेल वोल्टेज होगी, वो डायरेक्टली वैल्यू किसकी होगी, कैथोड की वैल्यू होगी। तो कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां हमने वही लिखा है, EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो, EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, मतलब जो EMF की वैल्यू आएगी, ये इलेक्ट्रोड लगा के सेल बनाने के बाद वो EMF की वैल्यू वही उसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी, उसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी जिस इलेक्ट्रोड की हमें चाहिए। तो देखो वही लिखा है, EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली गिव द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, मतलब जो EMF की वैल्यू वो हमें उसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देगी जिस इलेक्ट्रोड को हमने इन्वेस्टिगेशन में रखा है। इन्वेस्टिगेशन में रखा है मतलब जिस इलेक्ट्रोड की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ऐसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना तो बहुत लेंथी लेक्चर हो रहा है ना, इसको शॉर्ट कर लेंगे।
जो हमारा केमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको कल कर लेंगे, ठीक है। इसको ही आज अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वही सेल वोल्टेज वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है। सेल वोल्टेज वाला फार्मूला यूज करके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली, हमने देखा कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, SHE को यूज करते हैं, एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू पहले से ही पता होती है, ठीक है, जो 0 वोल्ट होती है। तो सेल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम EMF को निकालते हैं, EMF का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के बाद हमें पता है कि एनोड पे हमने SHE रखा है जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो EMF इक्वल टू E कैथोड आएगा, तो मतलब यहां से कैथोड वाले की वैल्यू वही होगी जो EMF आएगा, तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो EMF होगा, मतलब जो यहां से करंट आएगा वो एक्चुअल में वैल्यू इसी की होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, ठीक। तो ऐसे करके हम किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछना, फिर भी समझ नहीं आया फिर से पूछना, फिर नहीं आया फिर से पूछना, फिर से लेक्चर बना के आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। कोई और तरीका निकालेंगे, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। सपोज इस कैथोड की हमें वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू वही आई जो EMF आया। सपोज हमारे पास वैल्यू आई इसकी, मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि 1.0 वोल्ट आई, ठीक। सपोज अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक। तो हम क्या चेक करेंगे, यहां हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। अब देखो, अब आपको पता है, सपोज मैं यहां EMF को कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं यहां एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूं, ठीक। आपको मैंने बताया था जब गैल्वेनिक सेल, मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां मूव करेंगे ना, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है, मतलब करंट की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, ठीक है। तो आपको अभी ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये जो इलेक्ट्रोड जिसकी हमने वैल्यू निकाली है, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को जान लिया, अगर हमने देख लिया कि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, सपोज, तो हमें करंट की डायरेक्शन से क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। जिस तरफ करंट जा रहा है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन जान लेंगे, सपोज अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इधर जा रहा है करंट, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे होंगे, इधर, इस तरफ, मतलब इस वायर से इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ रहे होंगे, इधर। तो अब आपको पता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि आपको पहले ही गैल्वेनिक सेल में बताया था, जब ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर से निकल के उस तरफ जाते हैं। अब देखो, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता चल जाए, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऐसे पता चलेगा। अब देखो, अगर करंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इधर है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ होगी, इस तरफ, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं तो इस पे क्या हो रहा होगा, देखो, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां ऑक्सीडेशन होती है, जहां इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं वहां रिडक्शन होती है। तो अगर करंट की डायरेक्शन जो है इधर होगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो मतलब यहां से अंदर आएंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही होगी, तो मतलब यहां रिडक्शन हो रही होगी। अब आपको यह भी यहां से पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड जिसको हमने यहाँ यूज किया है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, वो भी हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, बोलो जल्दी, कैसे पता चलता है। वो पता चलता है करंट की डायरेक्शन से। अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता चल रही है तो करंट की डायरेक्शन देखने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, तो वो यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि इस इलेक्ट्रोड पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। वैल्यू तो इसकी सपोज इतनी आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, वो भी पता चल जाता है करंट की डायरेक्शन से, ठीक। अब आप इसको एक बार अच्छे से लिख लो, हटाते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक। तो अब आप एक पॉइंट और लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट से हमें यह पता चल जाता है। तो यहां मैं एक पॉइंट फाइनली लिख रहा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ
direction of current, the direction of current further indicates whether oxidation further indicates whether oxidation takes place or reduction takes place, ठीक है, whether oxidation takes place or reduction takes place on the electrode under investigation, ठीक है, under investigation। मतलब अभी आपको समझाया कि करंट की डायरेक्शन से हमें यह पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रोड जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कैसे पता चलता है? करंट की डायरेक्शन से। आपको समझा दिया। तो वही यहां लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट से फर्दर हमें यह पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब जिसकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी बोलो, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर किया जाता है? बोलो जल्दी। आप बोलोगे नहीं किया ही नहीं जाता, तो कर सकते हैं, आपको बताया। आप बोलोगे नहीं कैसे किया जाता है, अभी आपको पढ़ाया, ठीक, अभी बताया मैंने। तो कैसे किया जाता है एक बार फिर बता देता हूं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को 0 माना जाता है, ठीक, उसको रेफरेंस माना जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी, ठीक। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके एक सेल सेटअप किया जाता है जहां एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बस फिर फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? सेल वोल्टेज वाला, ठीक। तो सेल वोल्टेज वाला फार्मूला है, तो आपको पता ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो एक तरफ हमने क्या रख दिया, एक तरफ हमने क्या रख दिया, बोलो। एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड पे रखा, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो वैल्यू 0 है, दूसरे की वैल्यू वही होगी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल टू वही। तो अभी हम 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब कैसे निकाला गया। एक बार फिर आपको रिवाइज हो जाएगा ताकि फाइनली आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मेजरमेंट कैसे की जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक। तो आप एक एग्जांपल पहले लिखो। फर्स्ट आप लिख लो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ, ये फर्स्ट एग्जांपल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। आगे लिख लो इलेक्ट्रोड, ठीक। इस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, ठीक। या फिर आप ऐसा कर लो, Zn से Zn2 प्लस कर लो। देखो लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, अगर Zn से Zn2 प्लस लिखे ना, तो ये एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि Zn से Zn2 प्लस बन रहे हैं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। लेकिन अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको निकाल के देखते हैं, ठीक। पहले हम इसकी निकालेंगे, फिर हम कॉपर वाले की निकालेंगे, इस इलेक्ट्रोड की। Zn, देखो यहां से आप ये समझ सकते हो कि जब Zn को Zn2 प्लस आयंस में रखा जाता है, मतलब जिंक को जिंक सल्फेट में रखा जाता है जब, ठीक है, तो उस टाइम यही बोला जाता है ना कि जिंक को ZnSO4 में रखने का मतलब है Zn2 प्लस आयन और SO4 नेगेटिव आयन है वहां, ठीक है। Zn2 प्लस आयन में रखा जाता है, वही चीज है। जिंक को Zn2 प्लस आयन में जब रखा जाता है, वो जो इलेक्ट्रोड बनता है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक। तो आपको पता है कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, अभी जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका सिखाया ना, वहां आपको पता है कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया है। तो वो जो वैल्यू आ रही है दूसरे की, जो हमने दूसरे कैथोड वाले की वैल्यू अभी निकाली, वो वैल्यू स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, ये याद रखना, ठीक है।
आपको पता है हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया ना, तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वैल्यू निकाली, तो जो वैल्यू आ रही है वो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन नहीं, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है किसी इलेक्ट्रोड के लिए। तभी हमने यहां लिखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालो इस इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक। क्योंकि देखो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी ना दूसरे की वो भी स्टैंडर्ड ही होगी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन 1m, मतलब जो नीचे सोल्यूशन डालेंगे सेल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m, ठीक है। तो वो ये इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो हमने फार्मूला लिखा था ना कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये इसके ऊपर इसे गोल कर लेना, नॉट लगा लेना, ई नॉट कर लेना, क्योंकि ये हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड के अलावा अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। उसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन करके एक इक्वेशन होती है वो यूज की जाती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn से Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड है, इसमें है क्या एक्चुअल में, जिंक को Zn2 प्लस आयंस में डाला हुआ है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, क्या करेंगे, एक सेल सेटअप करेंगे, ठीक। आप बोलोगे अ सेल मेड अप ऑफ ठीक है, अ सेल मेड अप ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड immersed in 1mZnSO4 solution, ठीक है, 1mZnSO4 solution and SHE and standard hydrogen electrode, ठीक है, is set up। क्या करेंगे, वही काम करेंगे ना जो पहले किया था। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल सेटअप करते हैं। कैसे सेल सेटअप करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालनी है वो लगाते हैं, साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो दोनों ही हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगाएंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड, देखो ना, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दूसरी को भी स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाएंगे ना। तो यहाँ लिखा है कि एक सेल मेड अप ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन 1mZnSO4, मतलब हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को डालेंगे, उसी के सोल्यूशन में 1m सोल्यूशन होगा और साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक। तो हम एक सेल सेटअप कर लेते हैं। तो आप मेरी तरफ से ये मान लो कि आप एनोड की तरफ हमेशा, मतलब इस तरफ लेफ्ट वाली साइड हमेशा आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखो तो बेटर रहेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक सेल को सेटअप करते हैं। ये हमने सेल सेटअप कर दिया। यहां से आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू आती कैसे है, ठीक। ये हमने सेल सेटअप किया। और अगर आपको कहीं ऐसा दिखे, नीचे यहां प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, बाकी जो भी है आपको पता है, वो पूरा मैं यहां नहीं बना रहा हूं, आपको डायग्राम पहले से ही पता है, ठीक। यहां से तार निकली हुई है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू 0 होती है। इसको मैं कहां लगा रहा हूं, ये एज एनोड साइड लगा रहा हूं, ठीक है, एनोड साइड इसको लगा रहा हूं, ठीक। क्या आपको पता है एनोड लेफ्ट की तरफ लगाते हैं, एनोड साइड लगा रहा हूं इसको। अब इसको आप एनोड मत लिखो क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना। इसको हम लगा रहे हैं लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ठीक। ये एनोड होगा या कैथोड होगा वो बाद में पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट से, ये भी याद रखना। मैंने पहले इसको एनोड लिख दिया, चलो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में एनोड है या कैथोड है वो डिपेंड करेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है रिडक्शन। हम बस इसको लेफ्ट मान रहे हैं, ठीक है, इसको हमने लेफ्ट मान लिया, ठीक। तो दूसरी तरफ हम कौन सा सेल लगाएंगे, कौन सा हाफ सेल, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड हम लिख रहे हैं। इसमें आपको पता है यहाँ सोल्यूशन भरा होता है 1mHCl, वो क्या होता है आपको सब मैंने बता दिया। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक। इसको लेफ्ट की तरफ लगाया, ठीक है। अब देखो इस तरफ हमने क्या किया, जिंक की रॉड को उठा के डाल दिया जैसे पहले हम डाल रहे थे, और ये नीचे जो सोल्यूशन भर दिया वो भर दिया कौन सा, 1mZnSO4, ठीक। आपको दिख रहा है अगर 1m में तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक। तो ये हमारी जिंक रॉड है, ठीक। तो जिंक को इमर्स कर दिया ना ZnSO4 में, मतलब ZnSO4 में क्या होता है, Zn2 प्लस और SO4 माइनस, SO4 माइनस यही होते हैं। मतलब जिंक को Zn2 प्लस में मैंने डिप कर दिया, देखो यहां भी वही है, जिंक को Zn2 प्लस में डिप कर दिया। तो आपको पता है यहां से भी एक वायर होती है,
निकलती है। अब ये वायर हमने यहां से निकाल दी, यहां से सेल को सेटअप कर दिया। ठीक, ये सेल सेटअप कैसे किया, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक तरफ दूसरा लगा दिया, ऐसे ही निकाली जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ठीक, सिंपल है। अब आपको पता है ये सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या करते हैं हम, ये सेल सेटअप हमने किया, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया, एक तरफ हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं आएगी ना, तो मैं शार्ट करा देता हूं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ सेल जो है इज कैलकुलेटेड। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ को हम सेल वोल्टेज भी बोलते हैं, ईएमएफ को हम ई नॉट सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ई नॉट सेल, आपको पता है ई नॉट सेल का क्या फार्मूला होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा होता है। अब आपको मैंने एक और भी बताया था, कैथोड हमेशा उस तरफ होता है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट ऐसे भी बोल देते हैं, यहाँ ई नॉट कर दो क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये होता है ई नॉट सेल। तो ये फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहां निकालता हूं, ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये होता है। ठीक, अब आप देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमने राइट की तरफ क्या लगाया हुआ है, राइट की तरफ क्या लगाया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ई राइट को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ई लेफ्ट का, ये ई क्या चीज होती है, ई होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट की माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट की, लेफ्ट वाला जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो इसको 0, इसकी 0 मान लो। तो यहां से हम क्या करेंगे, ई सेल कैलकुलेट करेंगे, और ई सेल जो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू आएगा ई राइट, मतलब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही होगी जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, और ई नॉट सेल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से। ठीक है, मतलब किसी तरह हम ई नॉट सेल को कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक की वैल्यू हमारे पास है, दूसरे की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो यहां से हमारे पास ई राइट साइड की जो वैल्यू आएगी, आप बोलोगे नहीं आपने पहले एनोड क्यों लिखा था, तो मैंने बस लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको पता है एनोड है या कैथोड है, वो डिपेंड करता है कि इसमें एनोड क्या होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड क्या होता है जिसपे रिडक्शन होती है, ये होता है ना। तो अब हम लेफ्ट और राइट को लेके अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम एनोड कैथोड को पहले ही बोल देंगे ना तो फिर अच्छा नहीं है, हो सकता है इस पे रिडक्शन हो रही हो, लेकिन हम आपको मैंने बताया ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, हो सकता है इस पे रिडक्शन हो रही हो लेकिन फिर भी हम इसको एनोड बोलें, तो इसलिए हम लेफ्ट राइट करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट करके ज्यादा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट वाले की वैल्यू हमें पहले से पता है, राइट वाले की वैल्यू वही आएगी जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी। तो आप देखो एक्सपेरिमेंट करके जब यहां इसको निकाला जाता है ना, तो ई नॉट की वैल्यू यहां आती है, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू यहां आती है हमारे पास, यहां हमारे पास आती है इस सेल के लिए 0.76 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट देखो जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के और ये इलेक्ट्रोड लगा के सेल को सेटअप करके जब ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, ई नॉट सेल या ईएमएफ एक ही चीज है, उसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं वो आती है 0.76 वोल्ट। ठीक, और हमें पता है कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। तो हमें ये भी पता है लेफ्ट साइड हमने कौन सा रखा है, ये वाला, तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, तो ई राइट ये वाला है और ई सेल की वैल्यू कितनी आती है 0.76 वोल्ट। तो मतलब यहां से हमें ये पता चल गया ई राइट की वैल्यू आ गई, ई राइट की वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट। तो अब देखो ई राइट है क्या चीज है, राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड, और राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है कौन सा, Zn से Zn2 प्लस नहीं है, यही है ना राइट साइड वाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट। तो यहां से एक्सपेरिमेंट करके ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमने यहां रखा था राइट साइड। अब देखो, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई, तो एक बार फिर मैं बोल देता हूं। अब हम क्या करेंगे, किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड से करंट की डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर करंट यहां से यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे होंगे, इधर। अब देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमें पता चल जाता है ना कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इस वायर में आ रहे हैं, तो मतलब इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो हमें पता चल जाता है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हैं, तो मतलब इस पे रिडक्शन हो रही होगी। अब देखो, इसी करंट की डायरेक्शन से हमें यह भी पता चल जाता है कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ये भी पता चल जाता है। आप खुद सोचो, अगर करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होंगे, मतलब यहां से यहां निकल के जा रहे होंगे, तो जहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ठीक, ये पता चल जाता है। अब देखो, अगर करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, तो कहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो मतलब इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां से निकल रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अंदर कहां से आ रहे हैं, यहां, तो मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। अब दोनों ही केसेस में आप अगर देखोगे तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी इसकी रिडक्शन हो रही होगी, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी इसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं साइमल्टेनियसली होती हैं, अकेली अकेली नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसी टाइम हमें सेल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम जो है, ये देखो, ये जब हमारे पास ये आया ना, ई सेल की वैल्यू किसके लिए आई, इस इलेक्ट्रोड के लिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब अगर आपको मैं एक और इलेक्ट्रोड का बोलता हूं कि उसकी वैल्यू निकालो, देखो, अब आप बोलोगे नहीं ये 0.76 तो आपने कहीं से निकाला ही नहीं, तो ये मैं नहीं निकाल रहा हूं, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि ये वैल्यू ऐसे करके आएगी। ठीक है, इतना समझना है बस, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब देखो, इस सेल में एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि, देखो मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, फिर आपको एक दो लाइनें इस सेल के बारे में लिखनी है। ये आपने लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया, मैं इसको हटा देता हूं। मतलब जब इसके लिए राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट, ये आ गई, तो हमें पता चल गया इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 0.76। ठीक, तो हमें अभी एक लाइन और लिखनी है, वो लाइन क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि फर्दर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फर्दर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जब हमने बाद में करंट की डायरेक्शन को पता किया, वहां से हमें यह पता चला, इंडिकेट्स दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। मतलब जब हमने बाद में और एक्सपेरिमेंट करके करंट की डायरेक्शन को पता किया, तो हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड पे। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हुई होगी, अगर जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, करंट की डायरेक्शन इधर लगी होगी उनको, तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक्चुअल में, तो इसका मतलब यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ये फर्दर हमें बाद में पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो, देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इस इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 0.0, हेंस हम ये बोल सकते हैं 0.76 वोल्ट इज, क्या वैल्यू है ये, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो वैल्यू आई वो एक्चुअल में है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रही थी, वहां से आई ऑक्सीडेशन से, तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मतलब इसकी एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ठीक, और अगर हमें इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, बस इसके साथ माइनस लगा तो माइनस 0.76 आ जाएगी। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, कुछ खास नहीं है। अभी देखो एक और करके देखते हैं, ऐसे ही हमको ये नहीं करना है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, क्या प्लस करके आई, क्या करना है, ये नहीं, हमें बस इतना सीखना है कि निकाली कैसे जाती है बस। तो हम एक बार एक और करते हैं, कॉपर से कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड को यूज करके करते हैं। ठीक है, हमने पहले जिंक से Zn2+ किया ना, अभी आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो
कॉपर से कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के लिए निकालो वैल्यू। ठीक है, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड, कॉपर से कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड के लिए निकालो। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता इसके लिए भी। ठीक है, देखो अगर कॉपर से कॉपर 2+ के लिए निकालनी है तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो पहले किया था। क्या काम करना है? वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिंक की जगह अब हम कॉपर यूज कर लेंगे। बस हमने कॉपर यूज कर लिया, और यहाँ ZnSO4 है ना, यहाँ CuSO4 का 1m CuSO4 यूज करेंगे बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेल इज सेट ऑफ मेड कॉपर इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही देख लो। ठीक, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और साथ में मतलब वही काम करेंगे ना। अगर हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की निकालनी है तो सेल को सेटअप करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और साथ में कॉपर सल्फेट रखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से EMF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है EMF क्या होता है। EMF को हम E0 सेल भी बोलते हैं, ये बराबर होता है E राइट माइनस E लेफ्ट। ये फार्मूला यूज करो, ज्यादा बेटर है ये वाला। ठीक है, तो E राइट माइनस E लेफ्ट है, तो हमें पता है E राइट माइनस E लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड हमने क्या रखा है? लेफ्ट साइड हमने 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली चीज रखी है, 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है। तो राइट साइड वाले में हमने क्या रखा है? कॉपर वाले को रखा है। तो यहां से जो वैल्यू राइट साइड वाले की आएगी, देखो ना लेफ्ट वाले की 0 है, तो वही सेम चीज है, राइट वाला जो है उसकी वैल्यू वही आएगी जो ई सेल की वैल्यू आएगी। तो E0 सेल की वैल्यू यहां कॉपर के केस में आती है 0.34 वोल्ट, जो आपको याद नहीं रखनी है, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, 0.34 वोल्ट। तो हमें पता चल जाता है कि राइट वाले की वैल्यू जो है 0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो राइट वाले कॉपर की वैल्यू ऐसे निकल के आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको फाइनली ये आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोला इसको, क्योंकि जब करंट की डायरेक्शन देखी ना, करंट की डायरेक्शन, तो वहां से पता चला कि इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, अगर कहीं इस इलेक्ट्रोड, देखो ना ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, जिंक वाले की, जब हमने जिंक वाला देखा था ना, जिंक वाले में यहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो हमने बोला कि ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, -0.76 वोल्ट। ठीक, इसी तरह कॉपर के केस में यहां देखा जाता है कि यहां रिडक्शन हो रही है। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू 0.34 वोल्ट आती है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। ठीक, तो ओवरऑल यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ER का मतलब है राइट साइड वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो राइट साइड वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहां से 0.34 वोल्ट आती है। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपको मुझे उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार इसको साफ करते हैं फाइनली, तो एक दो लाइनें और लिखते हैं, उस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो इतना लेंथी करेंगे तो फिर पहले से ही आप बोलते हो आपके लेक्चर बहुत लेंथी हैं। ठीक, तो आप फिर देखोगे ही नहीं, तो फायदा क्या। ठीक है, एक बार हटाते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो हम एक दो लाइनें और लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन ऐड करो इसी में, अकॉर्डिंग टू, लिखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस, according to latest sign conventions, the electrode at which, कॉमा डाल के लिखो, the electrode at which reduction takes place with respect to SHE, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गिवन एज पॉजिटिव साइन। ठीक है, इज गिवन एज पॉजिटिव साइन। ठीक, और एक लाइन आप और लिखो। ठीक है, या एक लाइन को छोड़ो, एंड करके लिख लो, एंड इलेक्ट्रोड एट विच oxidation
ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गिवन एज लिख लिया आपने, यहां विल हैव लिख लो, विल हैव अ पॉजिटिव साइन, SHG यहां लिख लो, विल हैव अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये लाइनें आपको लिखनी है। अब देखो यहां मैंने लिखा है कि अगर हम सेल बना रहे हैं, सपोज अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए सेल सेटअप कर रहे हैं, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया एक तरफ, और एक तरफ हमने वो इलेक्ट्रोड यूज किया जिसकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालनी है, ये यूज किया। ठीक, अब देखो अगर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल तो जीरो होती है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में यहां रिडक्शन हो रही है, मतलब देखो अगर यहां रिडक्शन हो रही है तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बोलो। देखो अगर यहां इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है इसके कंपैरिजन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन होगी, करंट की ये डायरेक्शन होगी, ये बताना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो बोल रहे हैं कि जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन से, मतलब जो बाई कन्वेंशन, जो IUPAC ने जो एक्चुअल में कुछ वर्ड्स बोल दिए, उन्होंने ये बोल दिया कि अगर किसी इलेक्ट्रोड की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके, तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, देखो मैं फिर से बोलता हूं, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर रिडक्शन होती है तो हम इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव बोल देते हैं, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होती है, अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन होती है तो हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, और रिडक्शन होती है तो हम मानते हैं पॉजिटिव। समझ में आया। देखो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशंस, मतलब जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन से उनको यूज करके ये बोला गया है कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके अगर हम सेल सेटअप करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होती है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम प्लस मानते हैं। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम माइनस मानते हैं। तो देखो यही लिखा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू SHG विल हैव अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, मतलब लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर रिडक्शन हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं, प्लस, उसको प्लस साइन दिया जाता है, पॉजिटिव दिया जाता है साइन। ठीक है, और अगर ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है इसके कंपैरिजन में, अगर मतलब इसके कंपैरिजन में हम एक सेल सेटअप करें तो इस दूसरे के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन हो तो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ भी आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड के लिए पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, किस इलेक्ट्रोड के लिए, जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम इससे कंपेयर करके निकाल रहे हैं, अगर उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपको बस इतना मान लेना है कि उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है बस। ठीक है, ये लेटेस्ट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रोड हम जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अगर उसके लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप ये मान लेना कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। पहले हमें कैसे पता चलता था कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन करंट की डायरेक्शन से। फिर बाद में साइंटिस्ट्स ने क्या कर दिया, कन्वेंशन दे दिया कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है अगर उसके लिए पॉजिटिव आ रही है तो मान लेना उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी के लिए नेगेटिव आ रही है तो मान लेना उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये बोला।
ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर बहुत डिटेल है जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। तो आपको मैं एक लाइन और लिखा देता हूं कि अब हमें समझ में क्या आ गया, बोलो क्या समझ में आ गया? हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कितने वोल्ट है, कैसे निकाली जाती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। ठीक, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके एक सेल सेटअप किया जाता है। ठीक, फिर ई सेल वाला फार्मूला यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं। जो ई सेल की वैल्यू होती है वही उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है जिसकी हमें निकालनी है, क्योंकि दूसरे की जीरो होती है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो बाद में लोग आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेल बनाएंगे, उनको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज को निकाला। ठीक है, कैसे निकाला? इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यूज को निकाला और निकाल के उनको ऑर्डर वाइज, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाइज एक सीरीज में रख दिया। उस सीरीज को बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो फाइनली मैं यहां एक लाइन लिख के इस लेक्चर को खत्म करता हूं। ठीक है, कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू को निकाला गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके, उन सारी वैल्यूज को एक सीरीज में रखा गया, जिस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप लिखोगे द वेरियस इलेक्ट्रोड्स have thus been arranged in order of their increasing values of standard electrode potential। ठीक है, this arrangement is called electrochemical सीरीज, या फिर इसको हम बोलते हैं, आर करके लिख लो, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज, या फिर इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी बोलते हैं, आर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। मैंने सोचा था कि मैं इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी सारा एक्सप्लेन करूंगा, साथ में इसकी एप्लीकेशंस भी एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के अंदर। देखो मेरा जो तरीका है ना वो ऐसा ही है, मुझे ये रहता है कि मैं आपको एक एक वर्ड समझा पाऊँ, इसलिए मैं लिख लिख के समझाता हूँ, तो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कल कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो यहां मैं बोल देता हूं, फाइनली आपको एक बार पूरा रिवाइज करा के ये समझाता हूं। हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक, तो कैसे मेजर किया जाता है? सिंगल की नहीं कर सकते। ठीक, कैसे किया जाता है? एक सेल को सेटअप किया जाता है। ठीक है, साथ में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक, फिर ई सेल से वैल्यू को निकाला जाता है। तो ऐसे करके हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को निकालते हैं। तो फाइनली हमने ये देखा कि बाई कन्वेंशन जो है ये माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड के लिए प्लस आ रही है तो मतलब उसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर सेल सेटअप करने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड के लिए माइनस आती है तो मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से, जैसे कॉपर से कॉपर 2+, जिंक से Zn2+, मतलब जिंक को Zn में रखो, कॉपर को कॉपर में रखो, आयरन को किसी आयन में रखो, या सिल्वर को रखो, या किसी और को रखो। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके उनकी वैल्यूज निकाली हैं साइंटिस्ट ने। उन सारी वैल्यूज को एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है एक सीरीज में। उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ नहीं होता, बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को जो है अरेंज किया होता है वहां। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती है वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ जब हम ये वैल्यूज निकालते हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है।
तो इसलिए वो जो वैल्यूज होती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखी जाती हैं। आप ये लाइन पढ़ो, आपको समझ में आएगा। देखो, वेरियस इलेक्ट्रोड्स दस हैव, यहां 10 लिख लो, इलेक्ट्रोड्स 10, यहां हैव लिख लो, 10 हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यूज को इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है एक सीरीज में। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर एक्टिविटी सीरीज, या फिर हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं। ठीक, और इस सीरीज से हमें बहुत कुछ पता चलता है, उस चीज को हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हम कल स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो, आपको जितना पढ़ाया इतना अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम आए पूछना। ठीक है, उसके बाद हम कल आगे चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। ठीक, तो वो हम कल छोटा सा टॉपिक रखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और साथ में यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाए थे आज, वो हम कल ही करेंगे। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।